हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसल देव रासो। दोस्तों, इस वीडियो में बीसल देव रासो के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बस आप वीडियो में बने रहें। और हाँ दोस्तों, आप यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी आनी हो और हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास आना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, देर न करते हुए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये हमारा बीसल देव रासो, ये हमारा बीसल देव रासो है। ध्यान दीजिएगा, जो इसके लेखक कौन है, नरपति नाल हैं। तो ये बीसल देव रासो जिसके लेखक कौन है, नरपति नाल है। और बीसल देव रासो की रचना कब हुई थी, तो 1155 ईस्वी में। और उसी को यदि हम विक्रम संवत में बदल दें, यानी 1155 में 57 साल जोड़ देंगे, तो ये हमारा विक्रम संवत निकल जाएगा 1212। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर रचना काल यानी उस बीसल देव रासो की रचना कब हुई थी, तो 1155 में। अगर विक्रम संवत में पूछे तो 1212 विक्रम संवत। इस बात को ध्यान रखिएगा। नोट में देख लीजिए, इस रचना काल को मानने के पीछे निम्न उद्धरण प्रस्तुत किया जाता है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभ सारठा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इतिहासकार यहाँ 1272 का अर्थ विक्रम संवत 1272 मानते हैं, परंतु ज़्यादातर विद्वान विक्रम संवत 1212 को ही स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये 1212 जो 72 है, कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि इस बीसल देव रासो की जो रचना है वो 1272 विक्रम संवत में हुआ है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान जो है वो 1212 विक्रम संवत को ही स्वीकार करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको भी देख लीजिए। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी मानते हैं। एवं नरपति नामक किसी गुजराती, देखिए, नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया ने इसका रचनाकाल 16वीं शताब्दी माना है। और नरपति नामक किसी गुजराती को गुजराती कवि को इसका रचयिता माना है। तो दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोतीलाल मनारिया ने बीसल देव रासो की जो रचना काल का समय बताया है वो 16वीं शताब्दी बताया है। और नरपति नामक एक गुजराती को इसकी रचयिता मानते हैं। कौन? मोतीलाल मनारिया। दोस्तों, अगला है, देखिए क्या, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इस रचना का काल 14वीं शताब्दी माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इस रचना का समय जो है वो 14वीं शताब्दी बताया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए फैक्ट क्या है दोस्तों, नवीन शोधों में प्राप्त इसकी एक प्राचीन प्रति के अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी में तथा 1073 विक्रम संवत में सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवीन शोधों में प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका काल जो है या इसका समय जो है 1016 ईस्वी में तथा 1073 विक्रम संवत में सिद्ध हुआ है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। लास्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है, इस प्राचीन पंक्ति में निम्न पंक्ति प्राप्त हुई है। देखते हैं आगे कि वो पंक्ति कौन सी है। पंक्ति है, इस पंक्ति को देख लीजिएगा, सम्मत सहस 73 जानी नाल कविसर सरसीवाड़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा, सम्मत सहस 73 जानी नाल कविसर सरसीवाड़ी। ये पंक्ति देखिए, ये पंक्ति है। तो आगे देखिए, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसे हमीर रासो के समय की रचना कहा है। देखिए, राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसे हमीर रासो के समय की रचना कहा है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इस रचना का प्रधान रस या अंगी रस यानी कि बीसल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है, तो ये हमारा क्या है, श्रृंगार रस का उल्लेख किया गया है। यानी कि आपको यदि परीक्षाओं में पूछे कि बीसल देव रासो में कौन सा रस प्रधान है, तो आपको श्रृंगार रस मारना है।
तो देखिए यहाँ पर नोटिस में संयोग और वियोग श्रृंगार का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। तो दोस्तों संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का, दोनों रसों का अच्छे से इसमें प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ मिल जाएगा आपको एकदम अच्छे से। देखिए बीसल देव रासों में प्रधान रस कौन सा है, तो आपको श्रृंगार रस मानना है। और उसमें क्या है दोस्तों, संयोग और वियोग दोनों का एकदम चित्रण अच्छे से किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं काव्य का स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों मुक्तक काव्य में वो लिखा गया ग्रंथ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने छंद थे, तो 128 छंद थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नोट में देख लीजिए दोस्तों क्या है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है और यही इसका मूल रूप माना जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया है और यही इसका मूल रूप माना जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए नायक कौन है, नायक जो है अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय, इनको विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अजमेर के चौहान राजा, ध्यान रखिएगा, अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय, इनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बीसल देव तृतीय जो है ना, उनको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों देखिए नायिका कौन है, तो नायिका देखिए मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नायक कौन है, तो नायक में आपका क्या हो जाएगा, बीसल देव तृतीय जो है वो नायक हो जाएंगे और नायिका कौन हो जाएंगी, तो रानी राजमती हो जाएंगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए काव्य का विभाजन, इस रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। यानी इस रचना मतलब बीसल देव रासों की रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है। तो ये हमारा प्रथम खंड है, देख लीजिए क्या है, अजमेर राजा विग्रहराज चतुर्थ अर्थात बीसल देव तृतीय और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन किया गया, यानी पहले खंड में इसका वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी पहले खंड में क्या है, यानी बीसल देव रासो और जो राजमती हैं उनके विवाह का वर्णन किया गया है प्रथम खंड में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों देखिए द्वितीय खंड में क्या है, तो रानी के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसल देव का उड़ीसा चले जाना एवं 1 वर्ष तक वहीं पर प्रवास करने का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रानी राजमती के व्यंग से रुष्ट होकर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे और वहाँ पर 1 वर्ष प्रवास किए थे, 1 वर्ष तक पूरा रहे थे, उसी का वर्णन द्वितीय खंड में किया गया है। दोस्तों तृतीय खंड देख लीजिए, तृतीय खंड में क्या है, रानी राजमती के विरह का वर्णन एवं बीसल देव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन किया गया है। तो तृतीय खंड में दोस्तों रानी राजमती के विरह का वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटने का वर्णन किया गया है, ये हमारे तृतीय खंड में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों चतुर्थ खंड में क्या है, चतुर्थ खंड में राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों फिर से इसको समझ लीजिए, राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना तथा बीसल देव का वहां जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ ले आने का वर्णन किया गया, ये चतुर्थ खंड में वर्णन किया गया है। दोस्तों कुछ विशेष तथ्य है उसको भी देख लेते हैं। राजा बीसल देव के वीर चरित्र का वर्णन इनके राजकवि सोमदेव के द्वारा रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज में भी किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है और यह राजपूताना म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, ललित विग्रहराज यानी ये जो एक रचना है ललित विग्रहराज, उसके लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा सोमदेव हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में कभी कभी पूछ देता है। तो ये ललित विग्रहराज की रचना कौन है, सोमदेव हैं, इसको ध्यान रखिएगा।
और दोस्तों ये जो विशेष तथ्य है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ये आपके दिमाग में आ जाएगा। तो दोस्तों बीसल देव रासो से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों देखिए क्या है, यह मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है। यह मात्र 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट देखिए क्या है, इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इसमें सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों क्या है, यह काव्य ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। मतलब यह जो काव्य है ये ग्रंथ नहीं है, इसे केवल गाने के लिए रचा गया था। इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं होकर राजस्थानी ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला फैक्ट देख लीजिएगा दोस्तों, इसकी रचना शैली पिंगल शैली, यानी इसकी रचना शैली पिंगल मानी जाती है, यानी इसकी जो रचना है वो पिंगल शैली में हुई है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह श्रृंगार, अगला है दोस्तों, यह श्रृंगार प्रधान रचना मानी जाती है। तो दोस्तों ये तो हम पहले ही आपको बता दिए कि जो बीसल देव रासो है वो उसमें कौन सा रस प्रधान है, तो श्रृंगार रस प्रधान है, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट दोस्तों क्या है, देखिए हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम, हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से ये जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में माना जाता है, सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग इसी ग्रंथ में माना जाता है, इस बात को एकदम 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बीसल देव रासो से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सभी हम आप लोगों को बता दिए। अब अगला दोस्तों हम देखेंगे परमाल रासो, और परमाल रासो के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। जो भी फैक्ट इससे संबंधित होगा उसको हम कल बताएंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।